PDF इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए क्वेश्चन पेपर का 9354533583। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना PDF जो पेपर का है क्वेश्चन पेपर का वो भेज देना, तो अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी इस कोड को स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशंस को, एंड कमेंट कीजिए कैसा गया एग्जाम, कैसा लेवल था, मतलब हार्ड था, इजी था एग्जाम। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये हमारा, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। बाकी वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों को भी अपने आंसर्स मिल सके और आपके फ्रेंड्स या और स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस 2q माइनस 2q एंड q आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड L है। आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। तो यहाँ पे 3 चार्जेस और उन इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी एंगल 60 डिग्री है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना था आपको इसमें। आंसर कमेंट कीजिए क्या लिख के आए हो, 0 c q² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, या फिर -2q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट L, या q² पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस में। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए सारे बच्चे क्या लिख के आए हो। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो कैसे करना था, जल्दी से इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन -q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये लगाना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा q चार्जेस लेने थे और ये आपको डिस्टेंस लेना था, है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज रखोगे तो सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लिखा है, फर्स्ट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट कीजिए किस किस ने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 2 मेटल स्फेयर्स है, रेडियाई दी हुई है R1 R2, आपको R2 बोला R1 से ज्यादा है, और चार्जेस Q1 Q2 kept in air we brought in contact, which of the following statement is not correct। नॉट करेक्ट पे टिक करना था आपको। तो यहाँ पे देखो, जब भी चार्जेस कैसे होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, तो टोटल चार्ज तो स्फेयर्स का कंजर्व रहेगा, ये तो है कांटेक्ट में जब भी होंगे तो ये कंजर्व रहेगा, ये ट्रू है आपका। बोथ स्फेयर्स अटेन द सेम पोटेंशियल, यस ये भी ट्रू है। द फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू दिस, तो आपको पता होगा V कॉमन जो पोटेंशियल होता है सिस्टम का वो इसी ये फॉर्मूला ही होता है उसके लिए। टोटल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, साथ में टोटल चार्जेस अपॉन में टोटल जो इसका डिस्टेंस होगा, है ना, R1 R2। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। डी वाला देखो, डी वाला आपका है फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, इसके इक्वल है, तो नो ये इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपको इनकरेक्ट वाला ही ढूंढना था। तो आंसर डी है इसका, बाकी सब करेक्ट है, तो डी इसका इनकरेक्ट है। क्लियर, तो डी आंसर सेकंड का होगा। किस किस बच्चे ने लिखा है कमेंट कीजिए किस किस का ये आंसर आया है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस डिपेंड्स ऑन। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड कर दी है, तो आपको जो आपकी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो आती होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो के मैक्स किसके इक्वल होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के। तो यानी कि वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, है ना। एच न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा और वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, तो दोनों पे डिपेंड करता है। डी ऑप्शन आंसर है थर्ड का। तो थर्ड का आंसर डी है, बाकी सेकंड का भी आपका डी ही था। क्लियर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, एंड थर्ड का डी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे भी और आपका वर्क फंक्शन पे भी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस किस के ये आंसर सही है, बच्चे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चेक करने के बाद कि ये कितने सही है आपके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर अ लार्ज वैल्यूज ऑफ एन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो बोर मॉडल में हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम का जो बोर मॉडल है उसमें एन के लार्ज वैल्यू के लिए डिस्टेंस जो होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल का किसके प्रोपोर्शन होता है। तो बोर मॉडल में आपको फॉर्मुलेस आने चाहिए थे। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल का डिस्टेंस है वो एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे आर एन n+1 और आर एन ले लो, उनका डिफरेंस ले लो। तो यहाँ पे भी n की जगह एक बार n+1 का स्क्वायर करोगे और फिर n का स्क्वायर करोगे। तो इसको सॉल्व करके ये 2n+1 आएगा, यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल का फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। तो यानी n पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ का। तो n किस किस बच्चे ने लिखा है उनका आंसर करेक्ट है। तो आंसर क्या है, n। फोर्थ का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ, अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर लाइंग अलोंग वाई एक्सिस कैरीज अ करंट of 1 ampere along -y direction. Magnetic field due to the conductor at a point 50 0 will point along. तो यहाँ पे अगर लॉन्ग वायर को हमने y एक्सिस के लॉन्ग रखा है और उसमें करंट 1 एम्पियर का -y पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर का कैसे निकालोगे आप, उसके लिए जो राइट हैंड थंब रूल होता है उसको यूज करोगे। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो -z एक्सिस पे पॉइंट करेगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो -z एक्सिस, बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लिखा है उनका आंसर करेक्ट है। राइट हैंड थंब रूल लगाना था, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज पॉजिटिव एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की किसकी पॉजिटिव और स्मॉल वैल्यू होती है। तो ससेप्टिबिलिटी का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम स्मॉल वैल्यू और नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है ना वो पैरामैग्नेटिक होता है और उसकी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है और उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है। तो एल्यूमिनियम इसका आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आपका बी एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, उसका पॉजिटिव होता है वैल्यू, स्मॉल भी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जो कॉपर और ये जो सी ऑप्शन है आपका वो डायमैग्नेटिक है, वो नेगेटिव वैल्यू देता है ससेप्टिबिलिटी की। और जो निकेल है डी ऑप्शन फेरोमैग्नेटिक होता है, उसकी लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 6 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। किस किस बच्चे ने ये टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करके बताना किस किस का ये आंसर सही आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आंसर क्या है इसका, बी एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवेंथ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 27 ओम कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 मिली एम्पियर है। यूजिंग ए रेजिस्टेंस 3 ओम द गैल्वेनोमीटर विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट। तो यहाँ पे आपको जो शंट फॉर्मूला होता है उसको यूज करना था गैल्वेनोमीटर का। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो देखो कैसे लगाना था। ये फॉर्मूला होता है, तो आपको गिवन था क्वेश्चन में, एक तो 27 ओम यानी कि आपको जी दिया हुआ था, है ना, और इसके अलावा आई आपको 10 गिवन है और ये इसका रेजिस्टेंस 3 गिवन था। सॉल्व करके यहाँ पे जो आई जी है वो 1 आ जाएगा, यानी कि डिफ्लेक्शन जो है वो कितना आएगा, 1 मिली एम्पियर में। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर का ये क्या दिखाएगा, करंट दिखाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। फॉर्मूला लगाना था आपको, शंट फॉर्मूला। तो आंसर क्या है, सी 1 मिली एम्पियर। किस किस बच्चे का ये आंसर आया, 7th का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए। द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई वेबर में लिंक्ड विद कॉइल इज रिलेटेड टू टाइम टी एज फाई की इक्वेशन गिवन थी। द SI यूनिट ऑफ ए एंड बी आपको फाइंड करनी थी। तो अगर हमने फ्लक्स फाई को किससे लिंक किया,
कॉइल जिसका जो रिलेट कर रहा है टाइम से, और ये इक्वेशन है, तो एसआई यूनिट ए और बी की क्या हो सकती है? तो यहाँ पे आपको ए की यूनिट जो आएगी वो सी ऑप्शन है, ए की यूनिट ये होगी वेबर पर सेकंड स्क्वायर, और बी जो है आपका वेबर पर सेकंड होगा, वेबर पर सेकंड। अगर ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सी ऑप्शन इसका आंसर है 8 का। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि ए में टाइम स्क्वायर है ना और बी में टाइम 1 है, तो यहाँ 1 टाइम आएगा और यहाँ 2 टाइम की पावर -2 में आ जाएगी, तो इसलिए सी आंसर है इसका। क्लियर। नेक्स्ट देखो 9th, द फिगर shows the variation of capacitive reactance Xc of two ideal capacitor, capacitance given थे C1 C2 and reciprocal of angular frequency 1 by omega of AC source, value of C1 by C2 आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे C1 और C2 के लिए ग्राफ दिया होता, C1 का आप स्लोप निकाल लो, C2 का भी स्लोप निकाल सकते हो, 1030, C1 का 1045 है ना। तो यहाँ पे तो अगर इसका स्लोप देखा 1045 1 आएगा, ये 1030 1/√3 आएगा। अब आपको C1/C2 बोला है, और ये जो XC होता है आपका वो 1/ωc होता है ना, 1/ωc। और क्वेश्चन में बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विद द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/ω, तो उसके रेसिप्रोकल है। तो यानी कि आपका जो स्लोप C1 आएगा वो तो आ जाएगा 1045 यानी 1 है ना, XC आपका ये होता है, और आपको 1/ω क्या बोला, रेसिप्रोकल किसी का रेसिप्रोकल है, तो यानी स्लोप आपका जो 1 आया और स्लोप C2 वो 1/√3 आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल का रेशो निकालना है। तो 1/C1 और 1/C2, ठीक है। अब आपको C1 का स्लोप 1/C1 स्लोप है ना, तो कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया 1/√3। रेसिप्रोकल करो इसको, नीचे वाले फ्रैक्शन को, √3 आ जाएगा इसका। बट अगर मैं इसे इसको रेसिप्रोकल करूँ तो ये C2/C1 का रेशो बन रहा है √3, जबकि मेरे को C1/C2 का निकालना था, तो 1/√3 आना चाहिए आंसर। कमेंट कीजिए किस किस का आंसर 1/√3 आया है। तो 1/√3 इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th के बाद 10th। A magnet held vertically with its north pole down is dropped along the axis of closed solenoid placed vertically on a table. If the observer looks down from the top, the induced current will flow in the anti-clockwise direction, induced current flow in clockwise, no induced current flow in the solenoid, या मैग्नेट फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे मैग्नेट वर्टिकली थी और नॉर्थ पोल से वो ड्रॉप हो रही थी एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और अब वो मोशन में तो है, तो मोशन में है तो इट मीन्स इंड्यूस करंट तो आएगा, है ना। लेंस लॉ लगाना था इसमें आपको। तो जो सोलेनॉइड है उसका जो टॉप होगा वो नॉर्थ पोल है, ठीक है ना। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप लेंज लॉ लगाओ तो सोलेनॉइड का जो टॉप होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो ये जो मैग्नेट गिर रही होगी उसके नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। अपोज करेगा तो आपको ऊपर से देखने पे करंट एंटी क्लॉक दिखेगा। एंटी क्लॉक मतलब ए ऑप्शन आंसर होगा इसका। तो किस किस बच्चे ने लेंस लॉ का यूज करके निकाला इसका आंसर, ए ऑप्शन आना चाहिए 10th का। कमेंट करना किस किस का ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th। An electromagnetic wave propagating along x-axis at any instant, the phase difference in radian between the electric field and the magnetic field associated with the wave। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर प्रोपोगेट कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है फेस डिफरेंस पूछा है ना,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस में होंगे, है ना, सेम फेस में होंगे। और अगर सेम फेस में होंगे तो वो एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो परपेंडिकुलर होंगे तो इट मीन्स कितना आंसर आएगा, जीरो। जब भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो वो जीरो आंसर देंगे। ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका। कमेंट कीजिए किस किस का आंसर जीरो आया 11th का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस पे ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, रेडबर्ग वाला जो फॉर्मूला होता है। द इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम N5 to N1 एंड जिसे फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इमिटेड इन द प्रोसेस। जब वो ट्रांजिशन कर रहा था तो उससे फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी वो एमिट हुआ। वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल N5 to N2। तो आपको इस N5 से 1 पे बोला लैम्डा है। अब नया वेवलेंथ निकालो अगर वो 5 to 2 पे ट्रांजिशन करता तो आपको यहाँ पे जो रेडबर्ग फॉर्मूला है वो यूज करना था। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल ही था। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ और 1/λ क्या है, 1 कितना ट्रांजिशन हो रहा है पहले वाले में 5 से 1, तो पहले 1 का स्क्वायर आएगा फिर 1/5 का स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 24/25 आएगा। फिर सेम न्यू लैम्डा निकालना है। तो अब क्यों 5 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो पहले 2 का स्क्वायर आएगा फिर 5 का स्क्वायर आएगा तो ये आएगा 21/100। ठीक है, फिर आपको न्यू वाला इससे कितना ज़्यादा ये पूछा क्वेश्चन में कि वेवलेंथ जो एमिट हुआ है वो कितना है, यानी लेमडा का कितना, लेमडा के रिस्पेक्ट में और इस लेमडा के रिस्पेक्ट में कितना है, तो इनका रेशियो निकालना था। तो इसका रेशियो निकालना है लेमडा डैश न्यू लेमडा अपॉन लेमडा का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेशियो कैसे आएगा जब ये इससे डिवाइड होगा, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो ये निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 24/25 जब इससे डिवाइड करो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर कैंसिल करोगे तो 32/7 आंसर आ जाएगा इसका। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है 12th का। यानी कि जो न्यू लैम्डा है वो कितना है 32/7 टाइम्स लैम्डा। तो यहाँ पे पहले इस ट्रांजिशन पे लैम्डा निकालना है, उसके बाद इस वाले पे निकालना है और फिर आपको ये रेशियो बनाना है। तो आप सोचो इसको इससे डिवाइड करके आ जाएगा, या फिर आप इसको उल्टा कर दो। पहले ये 20/24 है और इसको भी उल्टा करो, ये 100/21 है। अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो फिर ये तो आया लेमडा अपॉन लेमडा, यानी कि ये लेमडा 1/λ अगर ये है तो लेमडा ये है, 1/λ डैश ये है तो 1 लेमडा डैश क्या हो जाएगा ये। अब 100/21 लेमडा डैश आया और 25/24 लेमडा आया, यही तो निकालना था। तो पहले मैंने लेमडा डैश रेसिप्रोकल करके बता दिया 100/21 और फिर 1/λ से लेमडा निकाला ये आया और फिर इसको इसे डिवाइड करके देखो 100/21 इंटू 24/25 हो जाएगा ना। तो ये 25 4 से और ये शायद 3 से कट जाएगा, 32/7 आ जाएगा, है ना। तो कैसे भी करके आप आंसर यही आएगा 32/7। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका तो इसका ऑप्शन डी है। अब एजर्शन रीजंस है 13 का। एजर्शन देखो, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड से बड़ी है ना, ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस द फोटो करंट इंक्रीजेस। तो जब आप इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की बढ़ाते हो तो क्या फोटो करंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ जो फोटो करंट वो होता है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है तो इट मीन्स यस वो करंट फोटो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अगर हम फोटो करंट की बात करें तो फोटो करंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन या इंटेंसिटी पे। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना।
इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फोटो करंट में नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी इंटेंसिटी से मतलब है इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो रीजन भी करेक्ट ही है इसका। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तो बढ़ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट इसका इससे कनेक्शन कुछ नहीं है, रिलेशन कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है कि रीजन ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो किस किस बच्चे का ऑप्शन बी करेक्ट है 13 का, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजन ही है। ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग अ पीएन जंक्शन डायोड द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो अगर कोई फॉरवर्ड बाइसिंग है किसी पीएन जंक्शन डायोड की तो हाइट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ उल्टा लिखा है, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हाइट होती है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है पोटेंशियल बैरियर की। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, तो ये गलत है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज सेम डायरेक्शन होता है बिल्ट इन पोटेंशियल के। नो, ये भी गलत है, सेम डायरेक्शन में नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इट मीन्स एजर्शन भी गलत है आपका 14 का एजर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, इसलिए ऑप्शन डी आंसर है इसका, दोनों गलत है। तो एजर्शन रीजन जब दोनों गलत है तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। जब लाइट में ऐड हो जाती है तो उससे डार्कनेस बनती है। यस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो इसमें यस ट्रू है ये। एंड रीजन है व्हेन टू कोहेरेंट लाइट वेव्स इंटरफेयर करेगी तो एक डार्कनेस बनती है, कहाँ पे, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यस, ये इसका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है और एजर्शन करेक्ट भी है। तो आपका 15 का आंसर एजर्शन रीजन करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर है 15 का। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन आपका है, टू इलेक्ट्रिक हीटर पावर P1 P2 जिसमें P2 P1 से ज्यादा है, ज्वाइंड इन सीरीज डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन लेस देन द कंज्यूम बाय P1 कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स। तो इसमें बोला है कि पावर P1 P2 ग्रेटर देन P1 सीरीज। अब अगर वो सीरीज में तो पावर का आपको जो कॉम्बिनेशन की पावर होती है वो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 हो जाएगी। तो ये जो पावर है P1 से क्या होगी, कमी तो होगी, है ना, जो पावर कॉम्बिनेशन की आएगी वो कमी तो आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो। यस, बिल्कुल ठीक है एजर्शन, बट रीजन गलत है इसका। रीजन में बोला है द पावर कंज्यूम बाय अ इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हेन कनेक्टेड टू डीसी सोर्स वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, रेजिस्टेंस के साथ कौन सा फॉर्मूला लगता है, वी तो उसका कांस्टेंट है, तो आर के क्या होता है, प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, जबकि बोल रहा है डायरेक्टली। तो रीजन गलत है आपका, एजर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन सी है इसका आंसर। क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन सी है। तो किस किस बच्चे ने सी ऑप्शन पे टिक किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन सबके से करेक्ट होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताइए कितने आपके ऑप्शंस वाले क्वेश्चन सही है, 1 to 16 तक कितने किसके कितने सही है, कितने करेक्ट है, कमेंट कीजिए सारे बच्चे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी में था आपका राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, लिख ही आए होंगे आप। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योरिटी के बेसिस पे बता सकते थे और एक चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में। तो प्योरिटी जो होती है इंट्रिंसिक की प्योर होती है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, ये सबको पता होगा। समझ आ गया, प्योरिटी के बेसिस पे ये प्योर, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, इसमें इम्प्योरिटी होती है। चार्ज कैरियर के बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इंट्रिंसिक के, वो हमेशा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स के नॉट इक्वल होते हैं, या तो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 18 में आपको पूछा था फाइंड रेशियो लेमडा ए अपॉन लेमडा पी डी ब्रॉगलाई डी ब्रॉगलाई वेवलेंथ डी ब्रॉगली के लो ब्रॉ ठीक है। तो ये इसका रेशियो निकालना है लेमडा ए अपॉन लेमडा पी का। तो यहाँ पे लेमडा क्या होता है, एच बाई पी होता है, ये तो सबको पता है ना, मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एच बाई बी, या फिर काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में एच बाय रूट 2m के, ये आपका लेमडा होता है। तो क्या पूछ रहा था, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रहे हो, तो सेम काइनेटिक एनर्जी में किसके रिस्पेक्टली बोला है, एक तो ये रेशो निकालना है आपको, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन। अच्छा, तो लेमडा पी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना। तो अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो मास पे डिपेंड करेगा, है ना, मास के इन्वर्सली है और रूट के इन्वर्सली 1/2 आएगा। ये करके देखो, इसका आंसर 1/2 आएगा। और अगर वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इट मीन्स फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो क्या आंसर आया आपका, बताओ 18 का फर्स्ट का। तो यहाँ पे अगर हम ये सारे फॉर्मूलेस को कंसीडर करें, कौन से फॉर्मूले है ये 18 में, लेमडा का फॉर्मूला एक तो एच बाई पी के साथ होता है, एक एच बाई काइनेटिक एनर्जी का रूट 2m के होता है, और एक आपका ये वाला फॉर्मूला भी होता है। पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में एच बाय रूट एम क्यू वी, ये फॉर्मूले लगाने थे आपको। तो एच एल्फा अपॉन सॉरी लेमडा एल्फा अपॉन लेमडा प्रोटॉन निकालना था। अब आपको पता है कि फर्स्ट में आपको क्या बोला था, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वाला अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो एम के क्या है, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो एम के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो मास अगर इनवर्सली है तो अगर लेमडा अल्फा का ऊपर है तो मास नीचे अल्फा का आएगा, और ये प्रोटॉन नीचे है तो ये ऊपर आएगा। और आपको पता है अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इससे ये कट के ये 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 है फर्स्ट पार्ट का आंसर। एंड नेक्स्ट आपको बोला था सेम पोटेंशियल, है ना, तो सेम पोटेंशियल मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, पोटेंशियल सेम है तो रूट एम क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। इस ये तो कांस्टेंट है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना लेमडा, तो इट मीन्स अल्फा है तो ऊपर मास पी और क्यू पी आएगा, और नीचे प्रोटॉन है तो मास अल्फा और क्यू अल्फा आएगा। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट कर दे ये कांस्टेंट कर दे तो ये है ना रूट साथ में। अब ये आपको मास अल्फा को तो 4 टाइम्स मास पी के बराबर करना था, और ये अगर इसका चार्ज ई है तो इसका 2e होता है, तो इसको तो कन्वर्ट नहीं करना था, इसका ई है प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, और इसका 4mp है और इसका 2e है। ठीक है, तो ई से ई कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 1/8, और 1/8 का मतलब 1/2√2 आएगा। कितना आएगा, 1/2√2। तो 1/2√2 जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करना किस किस का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19th
19th है speed ray of light in air incident angle I on face of an equilateral glass prism and is reflected through the prism I varied. It is observed that the ray undergoes minimum deviation when the I is 3/4 of the angle of prism. Calculate the speed of light in the prism. तो यहाँ पे आपको ग्लास प्रिज्म में I क्या बोला है, 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म की, यानी 3/4 ए के, और ए आपको 60 डिग्री बोल दिया क्योंकि इक्विलेटरल बोला है ना, तो आई तो आपका 45 डिग्री आएगा इसमें। अब आई का रिलेशन मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा दो, जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ए 60 तो आई आ गया आपका 45, और मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, आई बराबर ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन में 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर साइन आई बाई साइन आर, आर है हमारा a/2 है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म निकालनी ना, और a/2 का तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो एक कंडीशन दे रखी थी आई 3/4 ए है, तो आपका ए निकल जाएगा, है ना। आई ए 60 था, आई निकल जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म था, तो आई आ गया 45। अब मिनिमम डेविएशन में आपको पता है आई इक्वल टू ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, और अगर आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड होता है, स्पीड वी किसके बराबर होता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड निकालनी ना, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लेना है, यस वैक्यूम की स्पीड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना भी आएगा, और ये स्पीड हमें निकालनी थी किसकी, लाइट इन द प्रिज्म, यानी प्रिज्म में लाइट की स्पीड पूछी है। तो हाँ पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप साइन आई बाई साइन आर, आर यहाँ a/2 हो जाएगा, तो ये √2 आएगा। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, वैक्यूम से किस पे जा रही है, प्रिज्म पे, है ना, तो वैक्यूम की ऊपर स्पीड आएगी और प्रिज्म पे जो लाइट की स्पीड होगी वो नीचे आएगी, है ना। ये प्रिज्म में मैं इसको वी प्रिज्म मान लेती हूँ। अब ये निकालना है आपको, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो वही चीज़ है, स्पीड प्रिज्म में कौन जो वैक्यूम में स्पीड है और जो रिफ्रैक्टिव आया आपका, तो सॉल्व करोगे तो 2.12 10⁸ आएगा इसका आंसर। तो पहले आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना था साइन आई बाई साइन आर करके, और मिनिमम डेविएशन की जो फॉर्मूले होते हैं वो लगाने थे, एंड देन आपको प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है उससे ये निकल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
20 क्या है, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई इनिशियली ड्रॉ करंट 2.9 एम्पियर. After some time, current attains steady value 2.5 ampere. Steady temperature of heating element at 27 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का आपको दिया था 1.7 10⁻⁴ डिग्री पर सेल्सियस, है ना. तो यहाँ पे आपको इसमें आपको ये वाले फॉर्मूले जो आपने किए होंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना था. हीटिंग एलिमेंट में ये फॉर्मूले पड़े हुए हैं ना, टेम्परेचर के जो फॉर्मूले होते हैं, रिलेटिव फॉर्मूले, ये फॉर्मूलेस यूज करने थे. और आपको स्टार्टिंग में दिया था ये कितना करंट ले रहा है 2.9, तो वोल्टेज तो फिक्स है 220/I1 आपको 2.9 लेना था. और क्वेश्चन नंबर 20 है ये, 220/2.9 और फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके ये आएगा 29. पहले तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और फिर एक डेसिमल भी है, यहाँ भी 0 लगेगा. तो ये आएगा 220 आ जाएगा आपका 7 पे. इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, ये आएगा इतना, ठीक है, ओम. इतना ओम. ये आर नॉट आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस. और ये टेम्परेचर कितना था आर नॉट का 27 डिग्री सेल्सियस पे था ये, ठीक है. उसके बाद आपको स्टडी रेजिस्टेंस निकालना था V अपॉन इसका आपको 220/I2 कितना दिया हुआ था 2.5. क्लियर. अब इसका डेसिमल हटाओ 0, इसको भी करो. ये पहले 8 पे जाएगा, फिर से 8 पे जाएगा और ये 0.00, तो ये आएगा आपका इतना ओम. क्लियर. उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लेना था. इसमें ये 88 आ गया, ये आ गया 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी आपको कोफिशिएंट की रेजिस्टेंस के, इतनी सेल्सियस में दी हुई है. तो ये 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रख दी हमने. टी निकालना है, टी नॉट आपने क्वेश्चन में टी नॉट कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ था ना टेम्परेचर. अब आपको इसके टी के लिए सॉल्व करना. t-27 को यहीं रखो. पहले तो ये डिवाइड में जाएगा इस 88 के, और फिर ये पूरा हमने यहीं रखा है ना अभी. तो पहले तो ये डिवाइड में जाएगा, फिर 1 माइनस में जाएगा, और फिर ये जो है ये डिवाइड में जाएगा. तो कैलकुलेशंस तो करनी आती होगी. फिर इसका एलसीएम लोगे, इसको इससे डिवाइड कर लेना. पहले पॉइंट हटेगा तो 00, और फिर इससे इसको डिवाइड करोगे और फिर 1 में से माइनस करोगे तो 0.16 आएगा, और फिर इससे भी डिवाइड करोगे तो ये इतना अप्रॉक्सीमेटली आएगा. और फिर लास्ट में -27 है तो टी निकालना, तो +27 भी करोगे तो आंसर इसके अप्रॉक्सीमेटली आएगा. तो किस किस का आंसर ये आया और किस किसने ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है, उनके आंसर्स में अगर लास्ट में आंसर थोड़ा सा फर्क भी पड़ेगा तो आप ये फॉर्मूले और वैल्यूज पुट करके आए होंगे तो भी मिल जाएंगे आपको नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, तो थोड़ा लेंथी तो है पेपर, इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया. 21 देखो, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल प्लेस्ड along the principal axis, concave mirror, focal length 20 so that its nearest end is at a distance from the mirror. Calculate the length of the image of the pencil.
तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाने थे। ये आपका क्या है, मिरर है ना, तो मिरर फॉर्मूला ही लगाना था इसमें आपको। क्वेश्चन 21 में पेंसिल की लेंथ दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, U1 -25 दिया है, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर दिया है। फॉर्मूला लगाओ 1/, अगर पेंसिल के लिए निकालूंगी 1/f - 1/UP का। ये आएगा और अगर डिस्टेंस बढ़ा दी हमने -30 कर दी ना, पहले तो 25 थी, फिर क्या करिए अच्छा 5 और बढ़ जाएगी ना, तो 30 हो जाएगी यानी। तो 1/V1 फिर से निकालोगे, अब की बार नया वाला निकालोगे, पेंसिल का पहला वाला, ये दूसरा वाला है। वन बाय एफ माइनस 1/30, ये आ जाएगा -1/60, यानी यहाँ से तो ये आएगा V1 100 माइनस का, और यहाँ से V2 आएगा आपका माइनस का 60। तो अगर इमेज की लेंथ निकालनी है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्या आएगा, -100 + 60 -40 आ जाएगा। देखो ऐसे करना था, लेंथ आपको पेंसिल की 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, है ना, तो पहले इनिशियल पोजीशन 25 सेंटीमीटर थी, और पोजीशन है तो यू की माइनस में होगी, एफ -20 क्योंकि कॉनकेव बोला था, मिरर माइनस में होगा फोकल लेंथ। इसके बाद आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है। पहली पोजीशन के लिए इमेज का निकालोगे 1/V1, मिरर फॉर्मूला तो सबको पता है ना, 1/f = 1/v 1/u। तो अगर ये निकालना है तो ये 1/u को यहाँ भेज दो 1/f में से माइनस, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए V1 मान लो और ये U1 मान लो, तो ये f तो फिक्स था, ठीक है। अब इसमें हमने 1/V1 निकाली इसकी फर्स्ट पोजीशन के लॉन्ग, तो ये आएगा -1/100, तो ये आ जाएगा -100, ठीक। उसके बाद सेकंड पोजीशन देखो 30 क्यों हुई, क्योंकि और पहले 25 पेंसिल की थी, 25 पेंसिल जो थी वो 25 सेंटीमीटर में थी, और उसका जो नियरेस्ट एंड एट ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर था। तो पेंसिल की जो लेंथ है एक्सिस के लॉन्ग है तो वो 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, तो U2 आपका -30 हो जाएगा इसका। और फिर दोबारा से सेकंड निकालना, तो ये 1/60 आएगा, और फिर आपको यानी उल्टा करना है V2, और फिर लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना था, तो 40 माइनस में आएगा। कमेंट करना किस किस का ये आंसर आया है। सेक्शन सी। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सेक्शन बी का एक लास्ट है। हर जगह मैं दिखा देता हूँ, देख भी रहा है, देख भी रहा है। बड़े ज़्यादा नहीं। सेक्शन बी का
है ना, ठीक है। किस वाला? तो समझ आ गया। इमेज लेंथ ऑफ इमेज पेंसिल की आपकी 40 आएगी, और ध्यान रखना लेंथ है इमेज की, तो इसलिए माइनस में ना आंसर लिख के प्लस में लिखना था आपको 40। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख लो। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 500 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर यूज्ड द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड स्क्रीन प्लेस्ड 1.8 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। सेपरेशन दिया हुआ है 0.3, आपको लीस्ट डिस्टेंस निकालनी थी सेंट्रल मैक्सिमम से। राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। तो यहाँ पे स्लिट के जो फॉर्मूले होते हैं यंग की डबल स्लिट के, वो लगाने थे आपको। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ गिवन है दोनों, उसके अलावा आपको स्क्रीन की डिस्टेंस दी हुई है और सेपरेशन की डिस्टेंस दी हुई है। तो फॉर्मूले आई होप सबको ही आते होंगे डबल स्लिट के। लैम्डा 1 गिवन था, लैम्डा 2 डिस्टेंस भी गिवन था, स्लिट का डिस्टेंस सेपरेशन का डिस्टेंस भी दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो मीटर में बदल सकते थे। अब ये फॉर्मूला है n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। तो n1 अपॉन n2 आपका निकल के आएगा लैम्डा n1 अपॉन n2 निकालना है तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा ना, तो 6/5 आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है तो n1 लैम्डा 1 d अपॉन डी, तो ये 6 लैम्डा 1 आ जाएगा आपका 500, और ये डिस्टेंस कितना दिया था 1.8। ठीक है, किस में दिया हुआ था ये डिस्टेंस 1.8 मीटर अवे था ना। लैम्डा किस में है नैनोमीटर में, अच्छा मीटर में बदलना था 10⁻⁹, और फिर आपको 1.8 सब कुछ मीटर में लेना था। और डी स्लिट का कितना दिया था 0.3 मिलीमीटर में दिया हुआ था, तो ये आपका कितना था -4 था ना, ये तो -4। अब इसे सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 2 5 ज़ा 1000, 1000 से 18 को करो तो 1800, और इंटू 10 की पावर कितनी बची 1800, 2 5 ज़ा 1000, 1.8 से करा तो 1800, 10 की पावर -9, ये पावर ऊपर आके प्लस हो जाएगी, तो 1800 इंटू 10 की पावर 5 माइनस में,
और माइनस में है तो ये आ जाएगा 0.018 है ना, मीटर में आया आंसर। अब आप चाहो तो इसे किस में ला सकते हो, मिलीमीटर में भी ला सकते हो। तो ये इसका आंसर है। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड करने की कंडीशन है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड। ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है, किस किस के ये आंसर मैच कर रहे हैं। तो बाकी सेक्शन सी डी के लिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, तो जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सेक्शन सी डी ई को भी हम कवर कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इन सब के आंसर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी जल्दी बनाया जा सके। तो सेक्शन डी है ये। बाकी अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। अपना क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना 9354533583 अदर कोर्स के लिए। तो आपको आपकी उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक ले लेना चैनल पेज से। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर वीडियो बनी तो उसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड कमेंट करना ऑप्शन जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आपके कितने करेक्ट है, एंड सेक्शन बी में से कितने करेक्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका दूसरा पार्ट कर लेंगे। एंड अदर कोर्स के लिए भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।